जो इस वीडियो में देखने वाले हैं आज आप, वो है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट एक पूरा यूनिट है। इस पूरे यूनिट के बारे में मैं समझा देता हूँ। एक ही यूनिट है और एक ही चैप्टर आता है इसका पूरा। हम इसके 2 वीडियो बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 बनाएंगे, और तीसरा एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे। जिस तीसरा प्रैक्टिस के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या है। न्यूमेरिकल, एक आध न्यूमेरिकल है वो छोटा सा, और उसके अलावा जो जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। बट सबसे पहले आज वाली वीडियो में मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या क्या बेसिक्स इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी चीज़ का एक बजट बनाते हैं, जब बजट बनाते हैं तो हम बजट सबसे स्टार्टिंग में बनाते हैं या एंड में बनाते हैं? हम स्टार्टिंग में बनाते हैं। और हम स्टार्टिंग में जब बनाते हैं हर एक चीज़ के, हर एक एक्सपेंडिचर के, कि क्या क्या एक्सपेंस करने वाले हैं, क्या क्या हमें पैसे मिलेंगे, क्या क्या रिसर्च होंगी, हम ये एस्टिमेट्स लेते हैं। दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, दीज आर एस्टिमेट्स। तो हम बजट बना, इकोनॉमी चला रहे हैं। हर साल हम एक एनुअल स्टेटमेंट है, हर साल हम एक एनुअल स्टेटमेंट में क्या क्या एक्सपेंडिचर होंगे, क्या क्या रिसीट होंगी आने वाले टाइम में, हम इस चीज़ का बजट बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की। और कौन सी गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, बट हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो एक और बात को नोटिस करिए, इसको हम यूनियन बजट कहते हैं। यूनियन बजट कहते हैं। ये हर साल 1 फरवरी, पहले एंड ऑफ फरवरी होता था, अब 1 फरवरी में फाइनेंशियल ईयर देखते हैं ना। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च तक। तो इससे पहले अगर मुझे बनाना है बजट तो इससे पहले बनाना पड़ेगा। तो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर आके बताता है कि हम ये बजट में, लोकसभा में आके बताता है कि हम बजट में ये चीजें देखेंगे। तो फरवरी वाले पूरे महीने में आप इस पे न्यूज चैनल्स पे चलता है कि भैया रेलवे के टिकट्स बढ़ेंगे, रेलवे के प्राइसेस कम होंगे, गैस सिलेंडर का प्राइसेस कम होगा, बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कराएगा, इन्फ्लेशन कैसे डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करा जाएगा। ये सारी चीजें इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे मंथ में बात चलती हैं। और कौन बताता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। आईपैड में बताते हैं हम लोग, ठीक है। एक रेड कलर का एनवेलप लेकर आते हैं जिसके अंदर आईपैड होता है, आईपैड में बताते हैं, ठीक है। कुछ टाइम से फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं, ठीक है, स्पीच देते हैं। उससे पहले लास्ट ईयर की भी एक वो होती है, स्पीच होती है 30 जनवरी, एंड ऑफ द जनवरी में, कि लास्ट ईयर का बजट पूरा हुआ या नहीं, लास्ट ईयर कितना था, वो हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हमें 1 फरवरी, जो आने वाला टाइम का एस्टिमेशन ले रहे हैं, वो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री आके बताता है। ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। ये एक एनुअल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि बताता है एस्टिमेट्स अबाउट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। किसके? गवर्नमेंट के। सिर्फ हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। यूनियन बजट भी बोलते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट के। और पार्लियामेंट्री डे में, पार्लियामेंट में आके फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देता है अबाउट द एनुअल बजट, फरवरी के 1 डे, ठीक है। ये सब रीड कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। मैंने, देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, बट इसके अलावा भी हैं, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहला है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी समझाने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। पूरे टॉपिक को समझाने से पहले इसके अलावा भी 2-3 हैं, वो भी यहाँ पे लिख दूंगा। अब एक बात समझिए, जैसे कि देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया। रिच और पुअर का बहुत बड़ा गैप है, इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट का ये बजट लाने से मोटिव यही रहेगा कि रिच और पुअर में जो गैप है, ये कम से कम मिनिमाइज करा जाए, एलिमिनेट करा जाए। कैसे एलिमिनेट करेगी गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे गैप को? सिंपल तरीका है सर, रिच से पैसा ले लीजिए, आप रिच से पैसा ले लीजिए और पुअर लोगों को पैसा प्रोवाइड कर दीजिए। रिच से पैसा कैसे ले लीजिए? एज अ टैक्सेस ले लीजिए, उन पे टैक्सेस लेवाई करिए उनकी इनकम्स पर, और पुअर लोगों को एज अ सब्सिडीज, एज अ देयर सोशल वेलफेयर दे दीजिए, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। जैसे कि स्कूल्स बनवा दीजिए, हॉस्पिटल्स खुलवा दीजिए, और एजुकेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये बेसिक चीजें, खाने पीने की चीजें, बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, वेलफेयर बढ़े, उनको ये चीजें प्रोवाइड कर दीजिए। हेल्थ एंड सैनिटेशन में चीजें प्रोवाइड कर दीजिए, तभी घर, सोसाइटी वाली, घर बनाने वाली पीएम मोदी की योजना चल रही थी, ठीक है। तो इसके अलावा सिलेंडर
उज्ज्वला योजना, तो ये सारी योजनाएं भी आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में याद करनी होंगी। कैसे याद करते हैं किसी भी योजना को, किसी भी स्कीम को गवर्नमेंट की, बस आप ये बात याद रखिए कि उसको लाया, इम्प्लीमेंट क्यों करा गया है। बहुत आसान है किसी भी योजना को याद करने का तरीका कि उसको इम्प्लीमेंट क्यों करा गया है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट योजना। क्यों, अगर हम ये बात करेंगे कि भैया इसको इसलिए इम्प्लीमेंट करा गया है, ये रीजंस हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के, तो हम उसको ज्यादा आसानी से याद कर पाएंगे। अगर हम यही नहीं पता होगा कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है और हम रट रहे हैं, जैसे मनरेगा है, अब मनरेगा क्यों है, ठीक है, मनरेगा आप सबने सुनी होगी, 100 डेज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हर एक सिटीजन को, इंडिया के सिटीजन को। मतलब अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप मनरेगा स्कीम के अंदर नौकरी ले सकते हो 100 दिन तक की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। चलिए हम वापस से अपने टॉपिक से ज्यादा इधर उधर नहीं होते, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले रिच से पहले पैसा ले लिया जाएगा एज अ टैक्सेस, और पुअर को पैसा दे दिया जाएगा, बट पैसा नहीं दिया जाएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ा दिया जाएगा, उनका वेलफेयर बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बीच में हैव्स और हैव्स नॉट्स के बीच में, हैव्स मतलब रिच और हैव्स नॉट मतलब पुअर, उनके बीच में गैप कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सर ये जो पैसा लिया था ना, ये किस तरीके से रीएलोकेट करा जाएगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कैश या जो भी चीजें, जो भी फैसिलिटी सरकार के पास है। तो दो चीजों में बात करते हैं इस चीज की। सबसे पहले टैक्स कंसेशंस। टैक्स कंसेशंस अगर ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो इस चीज को साथ साथ अपने कॉपीज में नोट्स बना लीजिएगा, बुक में ये सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं। टैक्स कंसेशंस क्या होते हैं, या सब्सिडीज। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ दिल्ली डेवलप हो, या मुंबई डेवलप हो, या गुड़गांव डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें डेवलप ना, मतलब इंडिया के बाकी सारे पार्ट्स भी डेवलप हों, झारखंड भी डेवलप हो और उड़ीसा भी डेवलप हो। ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी को मिनिमाइज करना, खत्म करना, गवर्नमेंट का ये भी एम रहता है। तो गवर्नमेंट जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सबको बुलाती है, उन सबको बुलाना चाहिए, भैया आपको किस टाइप की फैसिलिटी, किस टाइप का टैक्स कंसेशन चाहिए, कोई नया प्लान बना रहे हो तो हमें बताओ। तो वो जिस टाइप का नया प्लान बना रहे हैं उनको उस हिसाब से टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि चलो एक काम करो, आप झारखंड में जाके फैक्ट्री लगा लो, हम आपको सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। आप ये वाला प्रोडक्ट बना लो जो प्रमोट करते हो, प्रोडक्शन को प्रमोट करते हो, प्रोडक्शन प्रमोट करेंगे तो जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ेगा। मैंने बात कही थी ना नेशनल का में, रियल जीडीपी बढ़ेगा तो इंडिया का फायदा है। तो प्रोडक्शन को प्रमोट करते हो तो आप ये चीज बनाओ, हमारा प्रोडक्शन प्रमोट होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज दी जाती हैं। अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे लिकर हो गया, टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, तो इस पर टैक्सेस इंपोज कर दिए जाएंगे, इस पर टैक्स लगाए जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो लोगों के लिए फायदेमंद है, उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे खादी प्रोडक्ट हो गया, लेदर शूज हो गए, या फिर कोई ऐसी चीज जो इंडिया का प्रोडक्शन प्रमोट करे, ठीक है। चलिए टैक्स कंसेशन है, सब्सिडीज। बट कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल कभी भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट दोज गुड्स। जैसे कि वाटर सप्लाई बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि वाटर सप्लाई, हेल्थ एंड सैनिटेशन, वाटर सीवेज की प्रॉब्लम कोई क्यों दूर करेगा, बाहर उसका बिजनेस चल रहा है बट वो तब भी दूर नहीं करेगा। वो कहेगा भैया ये तो मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने घर में, मेरा घर जीके में है, मेरा घर साउथ एक्स में है, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा घर साउथ बॉम्बे में, मैं क्यों परेशान हूँ, है ना। वो आराम से चिल कर रहा है भैया, वहां पे उसका अच्छा घर है, बट बिजनेस वो जो है फैक्ट्री जो है बहुत बैकवर्ड एरिया में है, भवाना में है भैया, बहुत खराब एरिया है, सड़कें टूटी हुई है, वहां पे कोई नहीं लगाएगा। तो वहां पे कौन लगाएगा, वहां पे ये गुड्स जो हैं, ये हेल्थ एंड फैसिलिटी, वाटर सीवेज की प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम, ये गवर्नमेंट डायरेक्टली दूर करती है। समझ में आया। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आपको ये सब लिखना है, मैंने बहुत कम लिखा है मुझे पता है, बट आपको ये सब लिखना पड़ेगा, तभी टीचर मार्क्स देगा, वरना तो नहीं देगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, और आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, इसलिए मैं कम कम लिखता हूँ। आप एक बार नोट्स बनाया करें, साथ साथ नोट्स बनाने के बाद आप उसको देखा करें, वैल्यूएट करा करें, और अपने बुक से कंपेयर करा करें, बुक में क्या लिखा हुआ है। अलग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से कंपेयर करें, संदीप गर्ग पढ़ रहे हैं, संदीप गर्ग से, टीआर जैन पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से कंपेयर करें, उस बुक में भी सब कुछ यही लिखा हुआ है। अगला मैंने आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बताया, जिससे टैक्स लेती है, पुअर को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देती है। रीजनल डिस्पैरिटीज भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं यही क्यों डेवलप हों, बाकी झारखंड भी होना चाहिए, बिहार भी होना चाहिए, उड़ीसा भी होना चाहिए, ये डेवलप भी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ भी डेवलप होना चाहिए। तो रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं ये कम से कम हों, ठीक है।
तो गवर्नमेंट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है जहां पे सब्सिडाइज रेट पर चीजें प्रोवाइड हों, और गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि इन एरियाज में जाके आप फैक्ट्रीज लगाइए। देन गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहती है। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि हम इस कंट्री उस कंट्री में बिजनेस करें जहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो। जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब है, अभी हम बात करते हैं प्राइसेस का बहुत ज्यादा होना, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाना। जनरल प्राइस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, तो कोई भी बिजनेसमैन उस जगह पे काम नहीं करेगा, उसे ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत महंगा पड़ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप पाकिस्तान में जाके काम नहीं करना चाहोगे, भैया बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। आप श्रीलंका में जाके काम नहीं करना चाहोगे, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी स्टेबल होनी चाहिए। कैसे स्टेबल करती है गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को? विद द हेल्प ऑफ बजट, गवर्नमेंट बजट। कैसे? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जहां पे चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम से कम कर देती है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम से कम कर देती है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी और टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्सेस राइज कर देगी। लिख लीजिएगा ये भी पॉइंट्स, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, आपको ये बात लिखनी पड़ेगी अपने नोट्स में, नोट्स बनाइए आप क्या। देन दूसरा वाला, डिफ्लेशन की सिचुएशन में, डिफ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेगी और टैक्सेस को कम से कम कर देगी। ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये आपने प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा होगा। ओके, देन इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा रियल जीडीपी बढ़े, हमारा जीडीपी बढ़े और हमारी ग्रोथ हो, उसकी वजह से गवर्नमेंट ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू कि किस टाइप के सेविंग्स करी जाएंगी, किस टाइप का एक्सपेंडिचर करा जाएगा, कितना एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया जाएगा, कितना एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाया जाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। क्या लिखा है? ग्रोथ ऑफ रेट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी, हमने अलग रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ाया है पॉइंट, और हम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है भैया? जब हम गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर लेगी हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, हम मनरेगा में इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, और हम याली पॉलिसी में इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, PMRY में हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो उसकी वजह से इससे किन लोगों से काम करवाएगी, किन लोगों को पैसा देगी? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर करवाने वाले हैं, किस लोगों को पैसा देगी? गवर्नमेंट, नॉर्मल पब्लिक को ही तो पैसा देगी, तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद बढ़ेगा। देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब होता है गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेसेस चला रही है। एक बिजनेस हो गया BSNL, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बिजनेस हो गया BSNL, एक गवर्नमेंट का एग्जांपल हो गया सेल, SAIL, ठीक है, भेल, MTNL चला रही है। कुछ बिजनेसेस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ बिजनेसेस बहुत लॉसेस में हो रहे हैं। ये लॉसेस वाले बिजनेस हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं। कोल इंडिया एक कंपनी है गवर्नमेंट की, ऑयल इंडिया एक कंपनी है, ठीक है, कोल इंडिया। तो ये जो कंपनीज हैं इनमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है और इन सब में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो गवर्नमेंट पहले ही बता देती है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं इनको, इन लॉसेस वाली कंपनीज को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। जैसे एक कंपनी चला रही थी गवर्नमेंट, एयर इंडिया, तो अब इससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट इसको बेचना ही चाहेगी। सर इनको क्यों नहीं बेच देती है जो इतने लॉसेस हो रहे हैं इनएफिशिएंट में? अगर सारे बिजनेसेस बेच देती है गवर्नमेंट, ये जो बिजनेसेस हैं सोशल वेलफेयर के लिए चलाए जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए। आप किसी भी कोने में जाएंगे इंडिया के, किसी बॉर्डर स्टेट में जाएंगे तो वहां पे आपको जियो, एयरटेल, इन सब का नेटवर्क नहीं मिलेगा, BSNL, MTNL ऐसे नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने चला रखा है कि भैया हर जगह नेटवर्क रहे, हर जगह कनेक्टिविटी रहे, कोई एकदम से अटैक ना कर दे, हर जगह कनेक्टिविटी रहे, सोशल वेलफेयर के लिए। तो इनको पैसा भी प्रोवाइड करना पड़ता है, इनसे जो लॉसेस होता है इनको पैसा भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ये अब एयर इंडिया तो कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं थी, तो भैया चलो फिर इसको बेच ही दीजिए। वैसे इसका भी सोशल वेलफेयर था, ठीक है, बट तब भी अब नहीं बन पा रही है तो हमने इसको बेचने के लिए सोचा। ओके, एक बार सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, ऑब्जेक्टिव्स को रीड करिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें लिखा हुआ बहुत कम है। रीजनल डिस्पैरिटीज और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऐड कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बार बार पूछा गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बार बार पूछा गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सब बार बार पूछे गए हैं, एज इट इज पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन सबको एक बार पढ़ लीजिए, बुक में से पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे तो खास तौर पे से, ठीक है, बहुत कम लिखा हुआ है, इतना नहीं लिख के मार्क्स मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए सबसे
और स्टार्टिंग में बता दिया, तो आपको जो वर्ड्स याद रखने हैं वो भी बता दिए। कीवर्ड्स होते हैं, ये हेडिंग्स होती हैं, आप कीवर्ड्स की तरह याद रखें और उसके बाद उसके अंदर का खुद एक्सप्लेन करिए। देखिए इन सबको एक बार।